हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को डीएनए अणुओं की स्थिति, आकृति, रासायनिक संरचना के बारे में बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको आनुवांशिकी पदार्थ क्या होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न हुए, कौन कौन से आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ये सब बता चुकी हूँ। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी देखिए। और इस वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न डाले गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम बताए थे जिन्होंने डीएनए की खोज की थी, और जो भी इस डीएनए या और आनुवांशिक पदार्थ की खोज में जिन लोगों ने भाग लिया था उन सबका नाम मैंने आपको बताया था। तो हमको पता चला था कि जो कोशिका होती है, कोशिका में 14% प्रोटीन, जो कोशिका होती है उसके जो अणु होते हैं उसमें 14% प्रोटीन होता है। तो जब फ्रीडरिक माइकर ने न्यूक्लिक की खोज नहीं की थी, उससे पहले के वैज्ञानिक ये समझते थे कि जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन ही है, प्रोटीन ही इसके लिए उत्तरदायी है। लेकिन जब फ्रीडरिक माइकर ने न्यूक्लिक की खोज कर ली थी तो ये विवाद और ज्यादा शुरू हो गया कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन है या डीएनए है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोटीन है या डीएनए है आनुवांशिक पदार्थ। तो उसी समय एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने क्या किया, ये आए थे आपके 1928 में। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम क्या था, न्यूमोकोकाई। न्यूमोकोकाई जो बैक्टीरिया था, ये जो निमोनिया रोग होता है उसके लिए, इसी बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है। तो उन्होंने न्यूमोकोकाई एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया को गर्म कर दिया। गर्म करा तो वो निर्जीव हो गया वो बैक्टीरिया, और जो उस बैक्टीरिया में जो न्यूक्लिक अम्ल थे वो सारे के सारे निष्क्रिय हो गए। मतलब अगर वो बैक्टीरिया निर्जीव हो गया तो उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी न्यूक्लिक अम्ल या फिर प्रोटीन वगैरह जो भी कुछ था वो सबका सब निष्क्रिय हो गया। फिर उन्होंने एक दूसरा न्यूमोकोकाई लिया जिसमें कि न्यूमोनिया रोग नहीं था, जो बिल्कुल स्वस्थ बैक्टीरिया था, वो वाला लिया। और जो पुराना वाला बैक्टीरिया था जिससे कि न्यूमोनिया रोग हुआ था, उससे न्यूक्लिक अम्ल निकाल के, मरे हुए न्यूक्लिक अम्ल निकाल के, डेड न्यूक्लिक अम्ल निकाल के जो सही वाला न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया थे उसमें डाल दिए। और उसके साथ साथ कुछ चूहे लिए थे, चूहों में भी डाल दिया था। तो क्या हुआ, चूहे में फिर से उसके कारण क्या हुआ, चूहों में न्यूमोनिया रोग हो गया, और जो अच्छे वाले बैक्टीरिया थे, न्यूमोकोकाई जो बैक्टीरिया थे, उनमें भी न्यूमोनिया हो गया। तो इससे पता चल गया कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो अगर पहले से ही हो माता पिता में या पहले से ही किसी में हो तो वो दूसरे में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो उनको थोड़ा बहुत स्पष्ट हो गया कि जो इसका कारण है वो प्रोटीन नहीं है, डीएनए है। लेकिन फिर भी वो अपने आने वाले वैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो कुछ और वैज्ञानिक आए। उसमें जो पहला नाम आता है वो आता है ऑसवाल्डी एवेरी। ऑसवाल्डी एवेरी ने इसी ग्रिफिथ के ही प्रयोग को बार बार अलग अलग चीजों पे अपनाया, बार बार दोहराया। तो उस समय इनका साथ दिया दो वैज्ञानिकों ने, एक तो थे मैकार्टी, दूसरे थे मैक्लिओड। मैकार्टी और मैक्लिओड ने 1944 में 1944 में कुछ जीवाणु लिए जिनमें बार बार उन्होंने ग्रिफिथ के ही प्रयोगों को दोहराया। तो उनको स्पष्ट हो गया कि जो ये बार बार परिवर्तन होता है आनुवांशिक पदार्थ में, प्रोटीन खत्म हो जाने के बाद भी, तो वो परिवर्तन किससे होता है, डीएनए से होता है। तो उन्होंने मान लिया था, लेकिन फिर भी वो कुछ वैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो फिर एक अगला वैज्ञानिक आए, हर्शे और चेज। 1952 में इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक अपनाई। इससे एक कोकाई ली जिसको कहते हैं एस्केराइकिया कोकाई, का एक जीवाणु लिया। तो जो इसमें जीवाणु था, इसमें एक वायरस डाला, उस वायरस का नाम क्या था, बैक्टीरियोफेज वायरस था। उसका इसमें एस्केरिचिया कोकाई में उस वायरस को इंजेक्ट कराया। तो उन्होंने देखा ये जो वायरस है, इसमें जब एस्केरिचिया कोकाई जब जीवाणु जाता है तो इस वायरस के अंदर जो डीएनए होता है वो तो अंदर घुस जाता है, लेकिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन खोल बाहर ही रह जाती है। तो उन्हें पता चल गया, हर्शे और चेज को, कि जो उत्तरदायी आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बाहर रह जाता था और डीएनए अंदर चला जाता था। तो उसके बाद स्पष्ट हो गया कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है। अब है डीएनए अणु की आकृति। डीएनए अणु कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, ये बता रही हूं मैं आपको। जो डीएनए होता है, डीएनए हमको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा होता है हमारा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के जो अणु होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं, मतलब प्रोटीन से भी बड़े होते हैं। जो इनका अणुभार होता है वो 10⁻6 से लेकर 10⁹ तक होता है। जब ये अणु एस्केराइकिया कोलाई नामक जीवाणु में जाते हैं, डीएनए जब उसमें प्रवेश करता है, तो जो
एस्केराइकिया कोलाई होती है, इसका डीएनए 1.7 mm यानी कि 1700 माइक्रोन तक लंबा होता है। जबकि एस्केराइकिया जो कोकाई है, इसको हम ई कोकाई भी कहते हैं, इसके शरीर का जो टोटल भार होता है वो 2 माइक्रोन होता है, 0.002 mm। मतलब जो इसके अंदर घुसा हुआ डीएनए है वो एस्केराइकिया कोलाई से 700 गुना भारी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डीएनए होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि प्रोटीन से भी बड़ा होता है। शरीर में पाई जाने वाली, इसमें केंद्रक में पाई जाने वाली जितनी भी कोशिका होती है उनमें सबसे बड़ा डीएनए होता है। उसके बाद जो डीएनए होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है वृत्ताकार, जिसको हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं। दूसरा होता है रेखाकार, यानी कि लाइनर डीएनए होता है। जो सर्कुलर डीएनए होता है, ये देखिए सर्कुलर डीएनए, ये डायग्राम है सर्कुलर डीएनए का, और यहाँ पे भी ये जो बीच में है इसको कहते हैं हम सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए कब मिलता है? जब ये मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी है या बैक्टीरिया है, जिनको हम नीली हरी शैवाल, जीवाणु होते हैं, सारी की सारी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। इनके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। अभी फिलहाल इतना जानिए कि जो सर्कुलर डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में अयुग्मित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब सिंगल होता है, ये डबल नहीं होता है, 2 युग्म नहीं होते, इसमें सिंगल युग्म होता है। और ये गोल होते हैं, इनका कोई सिरा नहीं मिल पाता, क्योंकि ये पूरा का पूरा राउंड शेप में है, इसीलिए इसको हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं। गोल होता है तो इसका सिरा नहीं मिल पाता है। ये जहां पे केंद्रक अनुपस्थित होता है वहां पाया जाता है। अब केंद्रक अनुपस्थित है तो उसमें एक पदार्थ पाया जाएगा जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में ये मिलता है और लगभग बीच में मिलता है। जिस जगह में ये सर्कुलर डीएनए मिलता है उसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोटाइड्स कह सकते हो आप, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब कुछ तो वहां पे मिल जाता है जहां पे न्यूक्लियोटाइड होता है, और कुछ क्या होता है जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बाहर मिलता है। जब साइटोप्लाज्म के बाहर मिलता है तो इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, और अंदर मिलता है तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये तो हो गया सर्कुलर डीएनए। ये वाला जो होता है इसको कहते हैं लीनियर डीएनए या फिर रेखाकार डीएनए। ये क्या करता है? ये कहाँ पाया जाता है? जहां पे केंद्रक होता है, और ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में दोनों डीएनए होते हैं, सर्कुलर भी मिल जाते हैं और लीनियर भी मिल जाते हैं, लेकिन लीनियर ज्यादा पाए जाते हैं। लीनियर जो होता है वो जोड़ियों में मिलता है, इसका स्ट्रक्चर डिप्लॉइड होता है। सर्कुलर का तो हैप्लॉइड होता है और इसका कैसा होता है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये जो लीनियर डीएनए होता है ये साइटोप्लाज्म में तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। और प्लास्टिड आप लोगों को पता होगा, जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है लेकिन पादप कोशिका में पाई जाती है। प्लास्टिड्स जो पौधों की पत्तियों को रंग वगैरह देती है उसको हम प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह कहते हैं। इसमें भी डीएनए पाया जाता है, प्लास्टिड में भी डीएनए पाया जाता है। इसीलिए इस डीएनए को बाह्य केंद्र की डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये बाहर मिलता है। और जो सर्कुलर डीएनए होता है उसको हम आंतरिक डीएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अंदर पाया जाता है। ये है आपके टाइप्स ऑफ डीएनए। फिर है आगे वृत्ताकार डीएनए बता दिया आपको, रेखाकार डीएनए पढ़ा दिया है। ये पूरा का पूरा मॉडल है, ये हमने देख लिया अभी। ये प्लाज्मिड्स है, प्लाज्मिड ये भी डीएनए है, लेकिन कौन सा डीएनए है? ये आपका सर्कुलर डीएनए है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म के बाहर मिल रहा है। वैसे ही ये है क्रोमोसोम न्यूक्लियोइड रीजन, यहाँ पे जो डीएनए मिल रहा है ये केंद्र की अनुपस्थिति में मिल रहा है, साइटोप्लाज्म में मिल रहा है, इसलिए ये भी सर्कुलर डीएनए है। इसके भी छोर का पता नहीं चल पाता है। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, इसको फ्लैजिला कहेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप्सूल वगैरह सारी है, साइटोप्लाज्म में भरा हुआ साइटोप्लाज्म है। उसके बाद पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं? डीएनए में पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? जितने भी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि गुरु अणु होते हैं, ये क्या करते हैं? एक दूसरे से बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। एक दूसरे से बंधों के द्वारा जुड़ना ही पॉलीमराइजेशन कहलाता है। पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण कहलाता है। तो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें 4 प्रकार के बहुलीकरण होते हैं। पहला होता है डीसीएमपी। डीसीएमपी यानी कि डीऑक्सीसाइटिलिडीन अम्ल या डीऑक्सीसाइटिलिन एसिड कह सकते हैं, इसको डीसीएमपी कहते हैं। दूसरा होता है थाइमिडिलिन अम्ल। तीसरा होता है डीऑक्सीएडिनिलिन अम्ल। चौथा होता है डीऑक्सीग्वानिलिन अम्ल। तो डीऑक्सीसाइटिलिन जो अम्ल होता है इसमें
साइटेडिलीन लिखा है, नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका जो नाइट्रोजन समाक्षर होगा वो होता है आपका साइटोसिन। दूसरा है थाइमिडिलीन, थाइमिडिलीन में नाइट्रोजन समाक्षर थाइमीन होता है। तीसरा होता है डीऑक्सी एडिनिलीन, नाइट्रोजन समाक्षर इसमें क्या होगा, एडिनिन होगा। और जो चौथा है डीऑक्सी ग्वानिलीन, इसमें जो नाइट्रोजन समाक्षर होता है वो होता है ग्वानीन होता है। फिर उसके बाद कई प्रकार के और डीएनए होते हैं। ये जो डीएनए होते हैं फास्फोरस बंध वगैरह से जुड़े रहते हैं। अब आगे मैं इसके बाद ज्यादा डिटेल से आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अब कुछ क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आनुवांशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम बताइए। वो वैज्ञानिक जिसने आनुवांशिकता की खोज की थी। आनुवांशिकता मैंने आपको पहले ही बताया है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और इस क्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए। तो इसकी खोज किसने की थी, फ्रेडरिक माइखर ने की थी। माइखर ने ही बताया था कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो प्रोटीन नहीं होता बल्कि डीएनए होता है। उसके बाद अगला देखिए, डीएनए अणुओं की वास्तविक संरचना के खोजकर्ता वैज्ञानिक। ये क्वेश्चन थोड़ा आगे का आ गया है, मैंने इसके बारे में भी आपको पढ़ाया नहीं है। अगले आने वाली वीडियो में मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि जो खोजकर्ता जो डीएनए का जो रियल मॉडल था उसके बारे में वाटसन और क्रिक, ये दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, यानी कि द्विगुणित संरचना दी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी। अगला है आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल का नाम देने वाले वैज्ञानिक। तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था, वो थे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लिक का नाम दिया था, न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया था। डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षर होते हैं आप लोगों को पता है 4 प्रकार के होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो कितने प्रकार के समाक्षर होते हैं, 4 प्रकार के समाक्षर होते हैं। कौन सी शर्करा डीएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती है, तो डीएनए अणुओं के संश्लेषण में तो कोई भी शर्करा भाग नहीं लेती है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी चीज होती है, जो जितना भी नाइट्रोजन होता है 4 चीजों से जुड़ा रहता है। एक डीएनए होता है, एक खुद शर्करा होती है, और जो अगला होता है वो आपके नाइट्रोजन होते हैं। तो डीएनए के अणुओं के संश्लेषण में कोई भी शर्करा भाग नहीं लेती है। कौन सा नाइट्रोजन समाक्षर आरएनए में होता है परंतु डीएनए में नहीं, हमको पता है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 डीएनए में होते हैं, जबकि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। तो डीएनए में कौन सा भाग नहीं लेता है, यूरेसिल भाग नहीं लेता है। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ नॉलेज दी है, डीएनए पॉलीमराइजेशन क्या होता है, या फिर डीएनए के बारे में आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। लेकिन आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, उनका जीन अभियंत्रिकी, उसका रिप्लिकेशन, ये सब चीजें पढ़ाऊंगी। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।